तो भाई सबसे पहले कांग्रेट्स कनाडा में लैंड करने के लिए। मतलब एक आज की Yeah, कंडीशंस के अकॉर्ड आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से लैंड कर जाओ। that's true. ओ, सबसे पहले जो भी मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप अपना एक इंट्रोडक्शन कि आप मतलब कौन हो, किस इनटेक में आप आए हो कनाडा। Yeah. So first of all, Shiv, thank invite me in this particular video. So first of all, actually मैं belong करता हूँ अमृतसर से पंजाब एंड मैंने लैम्पटन कॉलेज चॉइस किया था सारनिया कैंपस और मेरा कोर्स है मिलराइट मैकेनिकल टेक्नीशियन और ये फॉल इनटेक में स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से। ओके, सो ग्रेट। लैम्पटन कॉलेज चुनने के लिए ओके। सो आपने कब लैंड किया यहाँ पे कनाडा में बेसिकली? मैं एक्चुअली 21st को मेरी फ्लाइट थी अमृतसर से और 24th ओके को नाइट को मैंने टोरंटो लैंड किया। ओके, सो मतलब आपका बेसिकली रूट क्या था, मतलब किस रूट के थ्रू आए हो? या सो एक्चुअली मैं वाया अल्बानिया आया। तो अगर मैं अपने प्रॉपर रूट की मैं आपको बताऊं तो मैंने जैसे चार्टर फ्लाइट बुक की थी। 21st को मेरी अमृतसर से फ्लाइट थी अल्बानिया की और ओके। फिर अल्बानिया में मैंने 2 दिन स्टे किया, 2 नाइट मेरा स्टे था और स्टे करने के बाद मेरा RT-PCR लास्ट डे हुआ जब मेरा नेक्स्ट डे डिपार्चर था। 24th को मेरा डिपार्चर था और मैंने वहाँ रात को RT-PCR करवाया और उसका जो रिजल्ट था मुझे 2 से 2.5 घंटे में आ गया था बड़े आराम से। और उसके ओके। बाद या नेक्स्ट डे मैंने वहाँ से फ्लाइट मेरी थी 8 o'clock पराग की। वो एक यूरोप कंट्री है जहाँ पर मेरा 3 घंटे का 2-2.5 घंटे का मेरा लेओवर था और उसके बाद मैं सीधा टोरंटो नाइट को 24th को लैंड कर गया। जो भी अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए बता सकते हो मतलब बेसिकली अल्बानिया में क्या वीजा रूल्स हैं या फिर ऑन अराइवल वीजा है या नहीं? या दैट्स सो अगर रूल की बात करें अल्बानिया में तो वो मैं कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि रूल कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं ओके बात करूँ, मैं जब अमृतसर की इमिग्रेशन की बात करूँ तो वहाँ उन्होंने मेरे से LOA कुछ डॉक्यूमेंट मेरे से उन्होंने मांगे। बट जब हम अल्बानिया किया हमने नाइट को रात को तो उन्होंने इमिग्रेशन ने कुछ भी नहीं हमसे पूछा, सिर्फ उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और उन्होंने स्टैंप लगा दिया और उन्होंने कहा यू आर गुड टू गो, आप जहाँ जाओ जा सकते हो। उसका रीजन मैं ये बता सकता हूँ, उसका रीजन पता क्या है? उनको हमारी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं ओके आती। सो इसलिए वो जो अल्बानिया की इमिग्रेशन है उनको कुछ वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो उसी लैंग्वेज से बात करते हैं और इसलिए मुझे लगता है यही एक कारण है। उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट मांगा और हमने दिया, उन्होंने स्टैंप लगाई, उन्होंने कहा आप अपने होटल जहाँ भी स्टे कर रहे हो आप जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब अभी तक मेरे भी कई भी फ्रेंड्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं, कई मैक्सिको के थ्रू आ रहे हैं, कई और दूसरे सर्बिया वगैरह रूट से पहले आए थे। तो मैक्सिको में तो काफी लोगों को लैंग्वेज की काफी ज्यादा दिक्कत थी, तो ये तो बेटर है, मतलब काफी अच्छा है कि अगर अल्बानिया में वहाँ आपको लोगों को लैंग्वेज नहीं आ रही तो आपको परेशान भी नहीं कर रहे। या यूजुअली जो करंट सिनेरियो है इसमें मैक्सिको के थ्रू अगर आप आते हो किसी और रूट के तो आपके 2-2.5 लाख रुपए की वो एक्सपेंडिचर आ जाती है टोटल कॉस्ट की ट्रेवलिंग की। इस रूट पे कितनी आई आपको कॉस्ट? या सो एक्चुअली मैंने ना प्रीमियर मैंने लिया था, मैं फ्लाइट तो थी मेरी प्रीमियर फ्लाइट थी तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। क्योंकि अगर मैं अगर एवरेज बात करूं, अगर एवरेज क्या रेट चल रहा है इस टाइम तो वो 260-270 है अल्बानिया का। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये 3 लाख की पड़ा प्रॉपर पैकेज, मेरा प्रीमियर था तो इसलिए मुझे ये इतने का पड़ा। ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड नहीं थी, वो मैंने 2400 दिए थे उसके लिए। ओके मतलब बेसिकली आप जिन्हें जो चार्टर फ्लाइट वगैरह की जगह के जरिए जो जर्नी की उसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी या बढ़ गई, वो ये कह सकते हो है एक्सपेंसिव ना? था इसलिए मैंने अपनी जो ओके। फ्लाइट थी वो भी मैंने 1-2 दिन पहले बुक की, तो वही एक मुझे लगता है एक कारण हो सकता है। सो आपने 21st को स्टार्ट किया, 24th को आप यहाँ लैंड हो गए, है ना? या और अल्बानिया वगैरह में कोई क्वारंटीन का कुछ खास रूल नहीं जिस तरह बाकी कई नो, कंट्रीज में वो आपको? मैंने अगर मैं आपको बताऊं मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, हमने काफी ट्रैवल भी किया तिराना में, वो नहीं कुछ भी वो उनका कोई है नहीं वो कुछ भी, क्योंकि वहाँ कोविड के केसेस है ही नहीं, ओके। किसी भी वहाँ बंदे ने मास्क नहीं लगाया। हम जब मास्क लगा रहे थे ना
वो हमारी तरफ और देख रहे थे भी यार ये क्यों लगा रहे हैं। मतलब वहाँ किसी भी बंदे ने मास्क नहीं लगाया था। तो वो हम जब होटल में स्टे कर रहे थे, हमारा एक होटल भी थोड़ा सा सिटी से दूर था। मुझे लगता है ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमने काफी मतलब जो प्लेसेस थी हमने वहाँ गए, शॉप में घुमा फिरा। शायद जो तिराना मेन एयरपोर्ट के नियर बाय हैं 2-3 किलोमीटर, वहाँ वो शायद नहीं ट्रैवल इतना करने देते बाहर। बट जो अगर आप थोड़ा सा मतलब 5 to 6 किलोमीटर दूर आप होटल कोई बुक करते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब जो भी आपका वो स्टे था, उस स्टे के दौरान भी आपने मतलब निकल के मस्त घूमे, पूरे पूरे एक या कंट्री हम एक्सप्लोर करने गए का, थे, हाँ। एक कंट्री या, एक्सप्लोर करने का मौका या, मिल गया। वो अदरवाइज अगर आप हम ना, किसी और रूट मैं से आओगे। उसका एक आपको रीजन बताता हूँ। एक्चुअली वो क्या था भी, वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने खुद ही नहीं ट्रैवल किया इतना ज्यादा। ओके। उसका रीजन पता क्या था? जो अल्बानिया कंट्री है ना, वो वहाँ जो है क्राइम बहुत ज्यादा है अल्बानिया में। तो ये एक रीजन था, हमने इतना नहीं हमने ट्राई किया घूमने का। हमने जितना नियर बाय हम जा सकते हमने गए, बट हमने कोशिश की भी अपने होटल में ही रहे, कुछ भी मतलब चोरी नहीं ना नहीं, बेटर हमारा। है। नहीं नहीं, बेटर है। आप सेफ साइड लेके भी हमें चलना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे बाकी कंट्री से जनता आ रही है तो उनको उतना स्मूथ नहीं लग रहा है, कई जगह प्रॉब्लम आ या रही है टेस्ट। देखो, एक प्रॉब्लम थोड़ी जी हमें आई थी, वो ये थी कि क्योंकि अल्बानिया से बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है, ओके। क्योंकि पहले इतना स्टूडेंट नहीं आ रहा था। पर जब से हम देख रहे हैं एक वीक में बीच बीच में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सब यही प्रेफर कर रहे हैं अल्बानिया, क्योंकि ये काफी स्मूथ और इजी रूट है, कोई इतना इमिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है कंपेयर टू सभी रूट से। ये पैकेज भी थोड़ा मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है ना, ठीक ही है। तो इसलिए काफी बच्चे आ रहे थे। हम जब लैंड हुए थे तो हम 300 बच्चे तो हम खुद ही थे। तो हमारे नाइट को ही एक और प्लान भी लैंड हुआ था, उसमें भी 250 से 300 स्टूडेंट थे। और वो प्रॉब्लम ये आई कि जो उन्होंने हमें जब होटल दिए, हम जो रजिस्टर करके आए थे एजेंट्स के थ्रू होटल्स, तो वहाँ क्या हुआ, जिन्होंने हमें पिक करना था उन्होंने जो लिस्ट में हमारा होटल चेंज कर दिया था। तो उसकी ओके। वजह से हमारी जो होटल की बुकिंग थी वो चेंज हो गई थी। जैसे मेरा जो था, जैसे मान लो मेरा लिज होटल था, बट वहाँ मुझे और कोई होटल मिला वहाँ जाकर। सो उसकी वजह से क्या हुआ, जो आरटीपीसीआर में प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी जी। वो ये प्रॉब्लम आई थी भी, अब पहले क्या होता था, वो होटल में आकर हमारी सैंपल लेकर जाते और शाम को हमें रिजल्ट दे देते थे। जो मैंने स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड भी गए थे पहले। पर हमारे वहाँ केस में क्या हुआ, स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा आ गया था। और वहाँ ओके। जो प्रॉपर कर रहे थे, वो जो एजेंसी थी जिसका सारा हैक भी हमने सबका बच्चों का करना है। और उन्होंने फिर प्लान चेंज कर दिया कि हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे का अगर सैंपल लेने जाए हर रूम में, तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबह को फ्लाइट थी। और आरटीपीसीआर का क्या था भी, एक दिन पहले ही करना होता है ना, 72 आवर्स बिफोर। हम 2-3 दिन पहले नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, प्लान एकदम चेंज किया। और हमें क्या उन्होंने कहा, हम क्या करेंगे, आपका सैंपल लेंगे, कोशिश करेंगे लेने की। अगर नहीं लिया गया, आपको एयरपोर्ट में नाइट को वहां छोड़ देंगे, सैंपल लेंगे, और 2 दिन 2.5 घंटे में आपको रिपोर्ट देकर आप गुड टू गो, आप जा सकते थे। जैसे हमारा 8 o'clock मॉर्निंग को हमारी फ्लाइट थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइट को वहां जब एयरपोर्ट में हमने लैंड किया, उन्होंने हमारा आरटीपीसीआर लेकर लिया। और लेकर उन्होंने हमें 3 से 2.5 घंटे में उसी वक्त उन्होंने आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दी, और हमको नाइट वहाँ स्टे करना पड़ा एयरपोर्ट में। वो स्टे करके हम 11-12 o'clock हम वहाँ पहुँच गए। और 2-3 2.5 घंटे लग गए, और करते करते सो एट द एंड, चलो ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ स्मूथ हुआ और एट द एंड आप कनाडा आ गए। यहाँ इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हुई? मतलब सब कुछ स्मूथ? यहाँ इमिग्रेशन की मैं कह सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने इमिग्रेशन ने कुछ भी नहीं हमसे मांगा। उन्होंने सिंपली जो कॉमन हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं 3-4, जैसे एलओए पूछा, आप कौन सा कॉलेज है, आप है ना, आपका इनटेक कौन सा है, आप अपना फी रिसिप्ट दिखाओ। और अराइव कैन का उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा, जो उन्होंने देखना होता है, वो कोड देखना होता है। और फिर उन्होंने बिल्कुल। उसको किया स्कैन अपना जो भी। फिर उन्होंने स्टडी परमिट दिया, और हमें ग्रीन स्टिक लगा दिया पासपोर्ट पे, और वो कहते हैं आप गुड टू गो, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हैं।
ओके, ये ग्रीन स्टिकर का क्या सिग्निफिकेंस है कि आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं है इसलिए? या सो वो ये है कि अगर आपका ग्रीन स्टिकर लगता है तो वो अब जब एयरपोर्ट में जब हम एग्जिट करेंगे और वहाँ 2 गेट हैं, वहाँ एक प्रॉपर एक एम्प्लॉई होगा जो क्या करेगा, अगर आपने ग्रीन स्टिकर वहाँ दिखाया और आपको सीधा एग्जिट कर देंगे वो वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर। अगर आपके ग्रीन स्टिकर नहीं लगा हुआ, आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा जो कि सीधा होटल क्वारंटाइन में जाएगा। ओके, तो ये ग्रीन स्टिकर उन्हीं का लगेगा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है प्रॉपरली? या उसका ये ग्रीन स्टिकर का आपको ऐसे पता चलेगा, आप जब अराइव कैन फिल करोगे ना 72 आवर्स बिफोर अपने होटल में डिपार्चर से पहले, और वहाँ आप जब आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट और फाइनल लगाओगे तो वो जब आपको आपका रिसिप्ट मिलेगी अराइव कैन की, उससे वो ट्रैक कर लेंगे भी आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं। अगर वैक्सीनेटेड हो तो आप ग्रीन स्टिकर लगा दें। ओके, नाइस। आज से 4 मंथ पहले की बात करें तो तब क्वारंटाइन था, है ना, वो क्या होता था भी हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, 3D होटल करना पड़ेगा। अब क्या है, वो नहीं है, बट हमारा टिकट्स के प्राइस बढ़ गए हैं, बात तो वही आ गई। मतलब कॉस्ट एडजस्ट कर दी गई है, यहाँ की वहाँ कर दी गई है। वही पहले ये था भी टिकट की प्राइसेस कम थे पर आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ता था, वो घुमा कर वहां पर ही आ जाता था। तो मुझे स्पेसिफिकली इस टेक्नोलॉजी अब क्या है, इस लाइन के बारे में उतना आइडिया कम है, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हारा पूछा था कि याद रहे। वो तो एक ही बात होगी। और कोई सजेशन देना चाहोगे जो नए स्टूडेंट्स अब ट्रैवल कर रहे हैं विद इन अ वीक और या 2 वीक्स? या सबसे मेन बात तो यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स सभी पूरे रखो, आप कपड़े कम ले आओ, आप और यूटेंसिल्स हो गया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वो कम ले आओ, बट डॉक्यूमेंट कभी ना छोड़ कर आओ। पूछते वो कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा, मैंने इतने डॉक्यूमेंट मैं लेकर आया हूँ, वो कोई सोच भी नहीं सकता भी ये भी डॉक्यूमेंट हमने लेकर जाना था। बट उन्होंने 3 और 4 डॉक्यूमेंट मांगे, वो भी कॉमन जो हर बच्चे को पता होता है। बट वो है भी यार, हम इतने अगर एक्सपेंसिव लगाकर इतना आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट हमको थोड़ा जा इसमें सर्च करने में और लेकर आने में क्या फर्क, वो हमें इसमें मतलब थोड़ा जा ध्यान से डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट लेकर आओ। और दूसरी बात है पे जो आपका जो है आप हैंडबैग लेकर आ रहे हैं जो हमने अपने चेस्ट से बांधना होता है, उसमें अपना पासपोर्ट और जितनी भी आपकी करेंसी लेकर आ रहे हैं उसको वहीं रखना है, कहीं भी और नहीं रखना। आपको लगेज में कहाँ किसी भी चीज में नहीं छोड़ना, उसको अपने साथ ही रखना है जब तक आप अपने डेस्टिनी से जहाँ से आपने डिपार्चर किया लैंड होने तक आप नहीं होते टोरंटो में, उसको नहीं चेस्ट से छोड़ना रात हो दिन हो। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास आपका पासपोर्ट ही आपसे गुम हो गया तो वो तो सारी गेम ही चेंज हो गई। मतलब किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ क्या कि किसी ने अपना लगेज खो दिया हो? स्टूडेंट थी वो काफी पैनिक हो गई थी, वो काफी डर गई थी। उसने क्या किया, जब वो इमिग्रेशन के पास की तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट उसको स्टडी परमिट उन्होंने दिया शायद इमिग्रेशन ने। और जब हम बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला, वो मेरे आगे थी, तो बाहर निकला तो उसने देखा उसका स्टडी परमिट है ही नहीं उसके पास। तो मैंने वो मुझे ये कह रही थी भी आप स्टडी परमिट, मैंने कहती ये डॉक्यूमेंट यही है ना, मैं कहा आपका स्टडी परमिट कहाँ है, कि उसने मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाया, कहती यही है स्टडी परमिट, मैं नहीं ये नहीं है आप, मैंने उसका अपना दिखाया। तो फिर वो यार बहुत पैनिक होगी, मैंने कहा आपका देखो, नहीं देखो तो आप इमिग्रेशन के पास दोबारा जाओ, उनसे पूछो क्या शायद उनके पास ही पड़ा हो। सो कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट होते हैं हर कोई ध्यान रखता है, मैं कहता हूँ, बट कई बार क्या होता है हम इतना प्रेशर में पैनिक हो जाते हैं, सिंपल सी चीजें भी हम भूल जाते हैं। सो ये थोड़ा होता है वो पैनिक कर गए, कहीं की चीज आपने कहीं रख दिया और याद ही नहीं रहा कि वो स्टडी परमिट लेना भी है, बस उनको लगा कि मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर दिया है, सब कुछ ओके हो गया, बट जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हैंड ओवर किया आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आपने रखा कहाँ, या फिर आपने पिक भी किया ही नहीं किया, उसको वहीं काउंटर पे ना छोड़ दिया। एग्जैक्टली। चलो, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर जो भी आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, होपफुली काफी एंजॉय करोगे। और उम्मीद करता हूँ कि भाई क्लासेस ऑफलाइन हो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत बकवास होती है। मैं 1 साल अटेंड कर चुका हूँ पूरा, मतलब अभी तक हमने कैंपस कॉलेज एक दिन गया था मैं किसी और पर्पस की वजह से, बट ऐसे ऑनलाइन क्लासेस करने में मतलब वो मजा नहीं आता जो आपको ऑफलाइन में मिलता है, एक्सपोजर ही खत्म हो जाता है ना, आपके नेटवर्क बढ़ती है। बात आपकी बिल्कुल सही है, कैंपस में जो हमें वो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता, जो हम टीचर से डायरेक्ट हम ना मिलते हैं,
उनसे बात करते हैं, है ना, वो एक्सपीरियंस है, वो उसी के लिए तो हम यहाँ आते हैं। कर सकते हो, बट वही मेन हम आते हैं एक्सपोजर के लिए। अब एक्सपोजर ही ना मिले तो फिर फायदा क्या है। चलो देखते हैं, उम्मीद है कि मतलब कोविड की सिचुएशन या ठीक हो जाए।